क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष में कोई एक राशि स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितने वर्षों में वो स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एकदम शॉर्टेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कोई राशि है, प्रिंसिपल है, मान लो वो 1 रुपये है, तो ये 1 रुपये अपने आप का 5 गुना हो जाता है, स्वयं का 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना कब होगा, ऐसा 5 गुना होगा, ठीक है। तो ये 5 बन जाता है, अपने आप का 5 गुना हो जाता है कितने दिनों में, टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 ईयर्स, 3 साल लग रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नेक्स्ट ईयर वो जो अमाउंट मिश्रधन मिलता है वो खुद प्रिंसिपल जैसा काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि ब्याज में ही ब्याज मिलता है उसको। तो अगले फिर 3 साल में देखो, पहले 3 साल में क्या हुआ, अपने आप का 5 गुना हो गया। अब अगले फिर 3 साल में क्या होगा, फिर से वो 5 गुना होगा ना, यानी कि 25 हो जाएगा। या फिर अगले 3 साल में क्या होगा, फिर से वो 5 गुना हो जाएगा ना, तो 25 का 5 गुना 125 हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा था कि 125 होने में कितना साल लगेगा। तो देखो 3 साल 3 साल 3 साल यानी कि 9 साल लगेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 9 ईयर्स। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। यह है शॉर्टकट तरीका है, लेंदी भी करके बना सकते हैं, अननेसेसरी वैसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3-2 एक नंबर सीरीज दिया है और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़े में बहुलक ज्ञात करें। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहु मतलब जानते हैं ना, बहु माने बहुत, यानी मेनी, बहुत ज़्यादा। तो आपको दरअसल ये जो सीरीज दिया है 0 से लेकर 2 तक, इस सीरीज में आपको ऐसा संख्या ढूंढना है। बड़ा आसान सवाल है, सवाल को समझो। रेलवे में बहुत बार बहुत पूछता है इस सवाल को, एसएससी नहीं पूछता था पहले, अब एसएससी भी पूछने लगा है। ऐसा संख्या ढूंढना है जो सबसे ज्यादा टाइम आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो पहले 0 को, ऑप्शंस को देखो, सबसे पहले ऑप्शंस को ही देखो, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन में देखो 4 है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और ऑप्शन में है, यानी कि 4 और 5 तो कभी आंसर नहीं होगा, इसलिए 4-5 को ढूंढने की जरूरत नहीं। तो मैं 1 को चेक करना चाह रहा हूँ, 1 कितना था ये पहले देखता हूँ, 1 के बारे में पहले। हाँ, 1 कितना बार आया है, तो यहाँ पर देखो 1 ये रहा, उसके बाद यहाँ पर 1 2 बार आया है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बी को चेक कर रहा हूँ, 3 कितना बार आया है, तो यहाँ पर देखो 3, फिर यहाँ पर देखो 3 और 3 कहीं पर आया है, नहीं आया है, 2 बार है ये भी। तो ये लोग तो आंसर कभी नहीं हो सकते क्योंकि इक्वल हो गया, सबसे ज़्यादा बार हमको ढूंढना है। 0 कितना बार आया है, 0 को देखते हैं, ये रहा 0, 1 2 3 बार आया है 0, यानी कि 3, ये 0 हो सकता है आंसर। अब 2 को चेक करते हैं, ऑप्शन डी को, 2 कितना बार आया है, ये रहा 1 2 3 4 बार आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो ऑप्शन डी यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुलक, ठीक है। इसी क्वेश्चन में माध्यमिक का भी पूछता है, नेक्स्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 क्या कह रहा है, ये एक संख्या दिया है और बोल रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब मसप, यानी कि HCF ही निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इस तरह का जब भी दिया रहेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको निकालने बोलेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, एकदम बहुत जल्दी निकल सकता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा संख्या ढूंढो, यहाँ 2 संख्या दिया है, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ठीक है। संख्या तो यहाँ पर ये अलग है, लेकिन इसको गुना कर देने पर तो ये संख्या 1 बन जाएगा ना। तो 2 संख्या समझ, दो पद दिया है, ये समझे, 2 टर्म दिया है। तो इसमें कॉमन कौन कौन है ये देखो, 2 यहाँ पर तो है 2 पावर 3, यहाँ पर 2 है, नहीं है, इसको चेक ही मत करो, जो कॉमन है उसको चेक करो। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना, तो जो सबसे छोटा पावर है ना वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ 3 पावर 5 है और यहाँ 3 पावर 3 है, तो 3 पावर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, सबसे छोटा वाला पावर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 220 रुपये है तथा लाभ 20% है, यानी कि प्रॉफिट 20% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, ना क्रय मूल्य नहीं, ये विक्रय मूल्य होगा, यहाँ वो में हर्ष भी छूट गया है, विक्रय मूल्य होगा, ठीक। विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है हम लोगों को, ये रहा कॉस्ट प्राइस, यानी कितना रुपये हम खरीदा है 220, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है।
देखो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितना परसेंट रहता है, 100%। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू दे दिया। कई तरीके से बनेगा ये, सबसे बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस चैप्टर का। तो 100% का मतलब है 220, तो 100% का मतलब ही है 220। अब 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, 120%, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा दाम में बेचा है। तो 120% का मतलब कितना है, यही आपको निकालना है। तो 220 बटा 100 गुना 120, बस 0 0 खत्म होगा, ये 0 0 भी यहाँ से कट गया, तो 12 से गुना कर दे, 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि 264 ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 264। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 10.1/3 भागा 5/3 का इतना। तभी मैंने बदमाश का नियम बताया ना, बदमाश भी बदमाश होता है, तो विनिकुलम तो है नहीं। सबसे पहले क्या का काम करना चाहिए, ब्रैकेट का बी, उसके बाद ऑफ का काम आएगा, उसके बाद डिवीजन का काम आएगा, तब मल्टीप्लिकेशन का, तब एडिशन का और तब सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये छोटा ब्रैकेट ये है ना, तो पहले इसके अंदर वाला हिस्सा को काम करते हैं, पहले इतना का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे का तैसे अभी रहने देते हैं। तो इसमें भी एक प्लस है और एक भाग है और एक घटाव है। तो एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो कोई है नहीं, उससे भी पहले आएगा डिवीजन। तो पहले डिवीजन का काम करते हैं, यानी कि 14/3 इसका काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर इस तरह से, 10 जोड़ 14 और 3 तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, भाग को गुना में बदली करके इसको उल्टा सकते हैं, 3 1/3 हो जाएगा, घटाव 1, फिर 10 जोड़ 14/3, ये तो कटेगा भी नहीं, 1, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 3 यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 30 और 14 को जोड़ोगे तो 44 माइनस 3, उसके बाद 3 यहाँ हो जाएगा, तो यानी कि 41/3। ये किसका निकला, 41/3 इतना का निकला है। ये ब्रैकेट को ख़त्म करने के चक्कर में हम लोग ने किया इतना का बदले में हम लोग अब इतना लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इतना को लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो थोड़ा मिटाते हैं इसको, देखो अब 10.1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है भाग और 5/3, उसके बाद में है ऑफ यानी का, उसके बाद में इसको लिखेंगे, यानी कि इसके बदले में, इसका बदले में तो ये आ गया है ना 41/3। अब देखो यहाँ एक गलती किया जा सकता है स्टूडेंट के द्वारा, ये इस भाग को बदली करके गुणा कर देगा और 3/5 लिख देगा। ऐसा करोगे तो गड़बड़ होगा। देखो पहले यहाँ पर भाग है और यहाँ पर ऑफ है, तो पहले किसका काम करना चाहिए, डिवीजन से भी पहले ऑफ आ रहा है, देखो ना बदमाश में, तो पहले इसका काम करो ऑफ का। तो यहाँ पर तो अब कोई कटने वाला नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर दो और नीचे नीचे गुणा कर दो, तो ये हो गया 31/3 भागा 5 से 41 को गुना करोगे तो हो जाएगा 5 × 5, 5 चौके 20, यानी कि 205/3 × 9, ये हुआ। अब आप उल्टाओ, अब आप इस भाग को गुणा में बदली करके उल्टा दो उसका भिन्न को, तो गुणा लिखा और इसको उल्टा देते हैं, तो 9/205 ये हुआ। अब ये 3 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 × 9, यानी कि 93/205, ऑप्शन बी। समझ में आ गया, इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है, क्रमशः वर्ड आना चाहिए यहाँ रेस्पेक्टिवली, खैर दिया नहीं। यानी कि लंबाई है 21 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर और ऊंचाई है 16 मीटर। वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन किसी को भी मानने से फिलहाल, तो इसलिए शायद नहीं दिया है क्रमशः वर्ड। उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े रॉड की लंबाई क्या होगी। देखो एक कमरा बनाते हैं, ये 3D मेंसुरेशन का जो चैप्टर आता है ना 3D में, उसी का ये बात कर रहा है, क्यूब वाला एक कमरा है, ये एक कमरा है। अब इस कमरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रॉड रखना है। इस रॉड का लंबाई क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो विकर्ण का बात कर रहा है। इस तरह से जब जाता है कोई त्रिभुज या ट्रायंगल में, तो ये तो विकर्ण होता है ना, यानी कि डायगोनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, मतलब ये 3D में ऐसा क्यूब का ही बात कर रहा है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। समझ में आ गया।
तो बस वही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। लेंथ कितना है 21 मीटर, तो 21 मीटर का 21 का स्क्वायर हो गया ये। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है 12 मीटर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। और हाइट है 16 मीटर, ये 16 का स्क्वायर हो गया। तो 21 का ये अंडर रूट अभी भी है। हाँ, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 12 का 144 और 16 का तो 256 अंडर रूट अभी भी है। ठीक है, अब इन दोनों तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना निकल जाएगा 4 6 10 4 और 1 11, 5 4 9 और 4 13 और 1 14, 2 और 5 7 और 1 8, यानी कि 841 अंडर रूट अभी भी है। इतना आया। ये किसका रूट है मालूम है? ये किसका रूट है? तो ये 29 का रूट है दरअसल। तो यानी कि डायगोनल यानी कि सबसे बड़ा रॉड 29 मीटर रखना चाहिए, तो इसका 29 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 29 मीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? 22 छात्रों का समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम हो तो शिक्षक का वजन क्या होगा? देखो, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। लेंदी प्रोसेस में थोड़ा गुना भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर उसमें बनाना चाहोगे तो इस तरह से होगा। देखो, 22 छात्र है, उसका एवरेज यहाँ पर लिख रहा हूँ, एवरेज को, उसका एवरेज है 31, तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को आप गुना कर दोगे, यानी कि 22 गुना 31, ये टोटल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब टोटल कितना होगा जब टीचर भी ऐड हो जा रहा है? 22 छात्र तो पहले से था, टीचर ऐड हो गया तो अब 23 हो गई टोटल संख्या व्यक्तियों का। तो अब इनका एवरेज 31 से 1 बढ़ गया, यानी कि 32 हो गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 23 गुना 32। अब इन दोनों का जो भी आएगा इसको आप घटा दोगे ना तो आंसर पा जाओगे आप। ये है, लेकिन ये घटाना वटाना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट के लिए कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। उस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। हाँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। शुरू में 22 स्टूडेंट था, उनका एवरेज था 31। अब टीचर ऐड हो रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है 32, यानी कि टीचर को वो खुद कितना 32, उसका जो वजन है 32 तो खुद लेके आया ही होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी के पास उतना ही होगा। 23 स्टूडेंट 23 लोग हैं, उसका एवरेज अगर वजन 32 है, यानी कि 23 का 32 32 32 है, तो टीचर तो 32 खुद था पहले से लेके आया, और आने के बाद में वो सिर्फ 32 ने 32 से ज़्यादा लाया, क्योंकि पहले का एवरेज को एक एक बढ़ा दिया ना। यानी कि पूरा 22, पहले जो 22 स्टूडेंट था सभी को वो एक एक करके दिया है 22 को, तब जाके सबका एवरेज 31 से 32 हो गया। यानी कि 32 को जोड़ दो अब 22 से, यही है इसका करेक्ट आंसर 54। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट को समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला प्रोसेस में आप जा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा। बस यहाँ पर आपको गुणा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और उसके बाद घटाना हो जाएगा। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई, शंकु यानी कि कोण। हाँ, शंकु का मतलब कोण होता है। ये भी 3D वाला मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और इसके आधार का त्रिज्या यानी कि रेडियस का बात कर रहा है 30 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कर्व्ड, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ताकि कोई इंग्लिश वाला फॉलो करता है, सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में ज़बरदस्त नाम है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल कितना लागत यानी कि रुपीस कितना रुपया लगेगा। समझा रहा हूँ सवाल को फिर से। एक कोण है, मैं एक कोण बना रहा हूँ, देखो ये एक कोण है, ठीक है, इसी को बोलते हैं शंकु या कोण। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? ये टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का दिया है वैल्यू 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और इसका आधार कौन है? ये है आधार का त्रिज्या यानी रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कौन होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मान सकते हैं, तो यहाँ से मान लेते। तो ये दिया है 30 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू दिया है। अब क्या कर रहा है? इसको पेंटिंग करना है, लेकिन नीचे नहीं, खाली कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि ये बाहर इसको चारों तरफ से पेंटिंग करना है इस एरिया को, ठीक है, पीछे भी उसका आगे भी सब तरफ, बस नीचे नहीं। अगर नीचे बोलता तो यहाँ पर कुल बोलना पड़ता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, यहाँ सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है।
तो इसको पेंटिंग करना है तो कितना रुपये लगेगा, और पेंटिंग का रेट भी दे दिया है कि 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगता है। समझ में आ रहा है। सीधा मतलब में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया मैं निकाल रहा हूँ। पहले कौन सा एरिया निकाल रहा हूँ मालूम है, इस वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, और ये 3D है यानी कि सब पीछे भी है उसका। तो इसका एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का, किसी भी शंकु का, कोन का हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें तो आपको याद रखना होगा ना फॉर्मूला के तौर पे, पाई आर और एल। एल किसको बोलते हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसको एल बोलते हैं, ये जो है ना ये स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। एल का मतलब वही मैं लिख रहा हूँ, स्लांट हाइट, माने जो तिरछा इस तरह से दिख रहा है ना। यहाँ पर पाई का मतलब तो 22/7 होता है, जानते हैं। रेडियस दिया है 30, एल हमको दिया नहीं है, और ये एरिया के लिए ये चाहिए, तो एल पहले हम लोग निकालते हैं। एल कहने का मतलब स्लांट हाइट। तो एल क्या होगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो लंब है ना, सीधा खड़ा है 16 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो तिरछा दाग रहता है वो क्या होता है, वही तो होता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर, तो 16 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है इसका, और उसका भी स्क्वायर करके हमको अंडर रूट करना होगा। तो 16 का हो जाएगा 256, स्क्वायर से बाहर ला रहे हैं, और 30 का हो जाएगा 900, ये भी अंडर रूट में। हम एल का वैल्यू निकाल रहे हैं, याद रहे। 256 और 900 को अब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6, 5 और ये 11, ये बन गया इतना। तो ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट है ना, तो किसका स्क्वायर है हमको पता करना है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 34 का स्क्वायर है। ठीक है, 34 का। तो एल का वैल्यू कितना निकला, 34 एल का वैल्यू। तो अब एल का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो देखो पाई, ये पाई है, हाँ पाई मतलब 22/7 गुना आर, रेडियस 30 दिया ही था पहले, त्रिज्या जिसको बोलते हैं 30, और एल का भी वैल्यू निकल गया 34। तो ये हुआ हमारा ये एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब इसको पेंट करना, इतना एरिया के बराबर पेंट करना है। ठीक है, और पेंट करने में प्रति वर्ग, ये तो वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा, तो प्रति वर्ग 14 रुपये लगता है। तो बस इसी को गुणा कर दो फिर से 14 से एक बार, टोटल पैसा कितना खर्चा होगा पता चल जाएगा। बस इसी को कर रहे हैं, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब बस कुछ नहीं बचा, सबको ऊपर ऊपर गुना कर दो। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 और 30 3 चौके 12, और 34 को जब गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4 4, उसके बाद 8, हाँ 80, हाँ ये आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक वर्ग के विकर्ण, अभी बताया थोड़ा देर पहले, विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। वर्ग मतलब क्या, ये देखो जिसका चारों कोना इक्वल होता है उसको वर्ग कहते हैं। अब ये बनाते हुए इक्वल नहीं दिख रहा है, आप इक्वल समझ लो इसको, चारों साइड्स इक्वल रहता है। और विकर्ण कहते हैं ये जो इस कोने से इस कोने में जो रेखा आएगा इसको विकर्ण कहते हैं, या इस कोने से इस कोने, एक विकर्ण का बात करें तो मैं एक ही रेखा बता रहा हूँ, ये विकर्ण है। ठीक है, और इसका जो साइड होगा, मान लो ये इसका साइड है, तो ए भी, ये भी ए, ये भी ए, माने सब चारों बराबर है, चारों साइड बराबर है, तो स्क्वायर है इसीलिए। ठीक है, तो विकर्ण यानी कि इंग्लिश में इसी को डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल का डायरेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a√2। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता है तो देखो निकालने भी सिखा दे रहा हूँ मैं। अगर फिर से अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये विकर्ण है, ये एक्चुअली हाइपोटेनस जैसा है, और ये उसका लंब परपेंडिकुलर है, और ये इसका आधार है। तो ये तो हाइपोटेनस निकालने बोल रहा है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि a² + a² अंडर रूट, है कि नहीं। a² जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a², अभी भी अंडर रूट है, तो 2 को इधर बाहर ले आते हैं, a को बाहर ले आते हैं, तो a√2 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, वरना नहीं तो याद रखो, अच्छा होगा। कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा अगर जल्दी आंसर तक पहुंचना है। तो विकर्ण का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी का तो वैल्यू दे दिया है विकर्ण का 10√2। तो √2 तो ऑलरेडी है, यानी कि a का मतलब ही 10 है, ये पता चल गया। अब a का मतलब 10 है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का,
तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100। बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आप समझ रहे हो मैं जो क्या बात कर रहा हूँ उसको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए रेखा आरेख 5 विभिन्न उत्पाद P1, P2, P3, P4, P5 पर एक कंपनी का लाभ प्रतिशत को दर्शा रहा है। तो सवाल यहाँ पर है, सवाल क्या करे, उत्पादन P3 का राजस्व 38,100 रुपये है, तो उत्पादन P3 का व्यय यानी खर्च कितना है। देखो P3 पर आप फोकस करो, P3 यहाँ पर है और P3 का लाभ प्रतिशत है यहाँ पर 27%। ठीक है, बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हर सेट में जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 सवाल पूछे जाते हैं जनरली। तो ये अच्छा लेवल का है क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक है, एकदम इजी भी नहीं बोलेंगे और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं बोलेंगे। 27% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 27% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि अगर वो शुरू में मूल रुपीज़ उसका अगर 100 था तो वो 127 रुपीज़ अभी हो गया है 27% प्रॉफिट करने के बाद। क्यों? क्योंकि 27% का प्रॉफिट है उसको। तो मूल रुपीज़ 100 यानी कि पैसा लगाया था कितना, यानी खर्च एक तरह से बोलेंगे तो 100, यानी कि 100 का ही वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और जो दिया हुआ राजस्व है, राजस्व यानी कि बढ़ा हुआ पैसा जिसमें आपका खर्चा और प्रॉफिट दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, टोटल 38,000 रुपये, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 127 का ही मतलब, इसका ही मतलब 38,100 रुपये दिया हुआ है, इसका ही मतलब। तो फिर 100 का मतलब कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो बनाते हैं तब। तो 38,100 बटे 127 यहाँ होगा ऐसा, गुना 100 का वैल्यू पता करने के लिए 127 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 3 7 21 3 दूना 6 12, हाँ 300, 3 और 00 300। तब 100 और 300 को गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ठो जीरो लगा दो, यानी कि 30,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 30,000। समझ में आ गया मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4 इस तरह करके S7 तक दिया गया है को बनाने में, ये मिठाई है, ये सब मिठाई को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को दर्शाया गया है। तो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, जिसे मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अब सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, मिठाई S4 पर आप फोकस करो, का कुल वजन 150 ग्राम है। मिठाई S4 में उपयोग की गई चीनी की मात्रा कितनी है। तो चीनी की मात्रा कितना है, 18%, लेकिन 18% कुल वजन का 18% चीनी की मात्रा यूज किया है। तो कुल वजन कितना होगा, 100%, और 100% का तो वैल्यू दे दिया है क्योंकि कुल वजन 150 ग्राम बता ही दिया है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है इससे पिछले वाला की तुलना में। तो 100 का मतलब ही 150 है, तो फिर 18 का मतलब कितना ये निकालना है। तो 150 बटा 100 गुना 18, काटते हैं इसको, 0 0 कट गया, 5 से कट रहे, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और कटेगा, हाँ ये कटेगा 9 बार में, 9 तिया 27, यानी कि 27 किलोग्राम। कहाँ, ऑप्शन बी ये रहा, 27 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन नंबर, नीचे दी गई लाइन चार्ट, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। 3 सवाल, लगातार 5 वर्षों के Y मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 5 तक दिया गया है, आयात और निर्यात को दर्शा रहा है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को के अनुपात को दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पहले आया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया है और ये ईयर है। तो अब सवाल यहाँ पर है, इसको ध्यान से, इसी को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, सवाल ये नीचे पूछता है। तो वर्ष ईयर 5 के लिए आयात रुपीज 76,000 करोड़ है, तो वर्ष ईयर 5 के लिए निर्यात करोड़ों में कितना होगा, क्या होगा। तो ईयर 5 पर फोकस करो, ईयर 5 का बात कर रहा है, तो ये रहा ईयर 5। तो ईयर 5 का आयात निर्यात का रेशियो है, ये आयात निर्यात का अनुपात है, रेशियो है 0.95। ये आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है, लेकिन ये तो रेशियो में नहीं है, तो दरअसल पॉइंट में है। पॉइंट को अब हटाओगे तो ये रेशियो बन जाएगा ना, ये जो रेशियो हो गया, रेशियो मतलब क्या, बटा। छोटा और हो सकता है तो कर लो भाई छोटा, चलो हो रहा है छोटा कर लेते हैं। 5 बार में जाएगा, 5 आएगा 5, 5 9 45 19, और ये हो जाएगा 5 9 10, 5 0 0, यानी कि आयात और निर्यात अगर बात करें तो आयात अनुपात निर्यात, इंपोर्ट अनुपात एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट है एक्सपोर्ट, तो ये हो गया इंपोर्ट हो गया 19:20। ठीक है, हमको दिया क्या है, आयात का वैल्यू दे दिया है, यानी कि 19 का मतलब दे दिया है। 19 का मतलब कितना, 76 और 000, तो कितना गुना है ये देख लो। 19 से कितना बार जाएगा, 4 बार,
4 9 36, 4 हाँ 4 बार, और ये 4 3 तो 0 भी लगेगा, 4000। तो बस इसको भी आप 4000 कर दो। तो 4000 से 20 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 तो 0, यानी कि 80,000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। अगली बार इसी तरह का कोई और सीरीज़ लेकर आऊँगा मैं, मतलब SSC GD का ही, GK हो या फिर मैथ्स या रीजनिंग हो। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।